कहानी कॉफी डेट। मेरे ऑफिस का सारा स्टाफ अपने घर जा चुका है, लेकिन मैं अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तकरीबन मैं रोज ही ऐसा करता हूँ। क्या करूँ घर जाकर? आखिर घर जाने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वैसे मेरी पत्नी सुषमा और बेटा मोनू बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा बुझा हुआ मन अब किसी भी बात में कोई खुशी महसूस नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अब पूरी उम्र मेरी यह बेरुखी खत्म नहीं होगी। मेरा जीवन उस काली अंधकार भरी रात की तरह हो गया है, जिसकी शायद ही कभी सुबह होगी। अब मेरे लिए तो सारे मौसम एक समान हैं, तभी तो मुझे ना पतझड़ में कोफ्त होती है और ना ही बसंत का आगमन मेरे मन को उत्साह देता है। ना मुझे गर्मी की तपिश परेशान करती है और ना ही सर्दी की कुनकुनी धूप मुझे भली लगती है। क्या कहा तुमने? तुम्हें पब्लिक स्कूल में जाना है। सरकारी स्कूल में जाने से तुम्हारी इज्जत में कमी आती है। मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ने भेज दूं, और फिर पढ़ाई तो सभी स्कूलों में एक जैसी होती है। फिर मेरे पिताजी का एक जोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर अपनी छाप छोड़ गया था। मेरी माँ मेरी वेदना समझती थी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर के सारे निर्णय तो पिताजी ही लिया करते थे। फिर मैं चुपचाप अपना बस्ता संभाले सरकारी स्कूल की ओर प्रस्थान कर गया था, जबकि मेरे दो जिगरी दोस्त बंटी और राजू रोज प्राइवेट स्कूल की ओर जाते हुए मेरा मजाक बनाया करते थे। तब टूट कर रह जाता था मैं। बार बार मैं यही सोचता था कि अच्छा खासा व्यवसाय है पिताजी का और उस पर ढेर सारी पुश्तैनी जमीन, लेकिन फिर भी इतनी कंजूसी, जबकि बंटी और राजू दोनों के पिताजी प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते थे। इधर मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और उधर मेरे पिताजी का तानाशाही स्वभाव मेरे मन और मेरी खुशियों पर निरंतर प्रहार करता रहा। मेरे अंतर्मुखी स्वभाव के कारण मैं लोगों से कम ही घुल मिल पाता था। स्कूल खत्म होने के बाद अच्छे कॉलेज में तो मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन मैं चाह कर भी लड़कियों से दोस्ती नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी ढीली ड्रेसिंग सेंस और उस पर तेल से भरे हुए बाल। आखिर पर्सनैलिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। मेरी उम्र के सारे लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठकर गर्मा गर्म कॉफी का मजा लेते, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी लड़की मुझे घास जो नहीं डालती थी। कॉफी डेट के नाम पर मिली असफलता ने मुझे बहुत मायूस किया। यहाँ तक कि मेरे दोनों दोस्तों बंटी और राजू के पास मोटरसाइकिल थी, जिस पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर घूमा करते थे, लेकिन हमारी किस्मत तो यहाँ पर भी दगा दे गई। क्या कहा मोटरसाइकिल? पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ बन जाओ, तब जाकर अपने शौक पूरे करना। लोकल बस का पूरे महीने का पास बनता है, जो किफायती भी है। इसलिए साहबजादे मोटरसाइकिल की सवारी से बेहतर है कि लोकल बस में सफर किया जाए। इससे एक और पैसे भी बचेंगे और धुएं का प्रदूषण भी नहीं होगा। पिताजी की इन बातों ने मेरे भीतर उठ रही इश्क की ज्वाला पर पानी फेर दिया था। तभी अचानक मेरी सोच पर विराम लगा, क्योंकि मेरा चपरासी मेरे सामने चाय और बिस्किट्स रख कर चला गया था। इधर मैं चाय पीता गया तो उधर बीती बातें फिर से मेरे मन के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। यार मनोज, लड़कियों को अगर कॉफी डेट पर ले जाना है तो पॉकेट में माल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पास में ढेर सारे पैसे ना हो तो कोई भी लड़की नहीं पटेगी। अपने दोस्त बंटी की यह बात सुनकर मेरे इश्क का भूत रफू चक्कर हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि पिताजी मेरी पॉकेट मनी किसी भी हाल में नहीं बढ़ाने वाले। यहाँ तो किसी तरह से महीने भर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में कैफे का महंगा बिल मैं भला कहाँ अफोर्ड कर सकता था। इस तरह किसी लड़की को कॉफी डेट पर ले जाने की मेरी तमन्ना अधूरी ही रह गई। फिर मेरा कॉलेज खत्म हुआ और एक दो जगह इंटरव्यू देते ही बात बन गई और मुझे एक सरकारी डिपार्टमेंट में अच्छी नौकरी मिल गई। तब लगा शायद मैं अब अपने अधूरे अरमान पूरे कर सकता हूँ, लेकिन तब भी पिताजी ने अपनी तानाशाही बरकरार रखी और अपने परम मित्र की बेटी सुषमा को मेरे लिए पसंद कर लिया। क्या मैं सारी जिंदगी पिताजी के हिसाब से ही चलता रहूंगा? क्या मेरी मर्जी कोई मायने नहीं रखती? कम से कम अब तो मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत मिलनी चाहिए। मेरा गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। तेरे मन की बात मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे पिताजी तेरे दुश्मन तो नहीं है ना? उन्होंने सुषमा को तेरे लिए कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। और फिर हमारी बिरादरी में तो अभी भी माता पिता ही अपने घर की दुल्हन ढूंढ कर लाते हैं। माँ की इन बातों ने मेरे जख्मों पर मरहम अवश्य लगाया था, लेकिन मेरे मन में अब कुछ भी नहीं बचा था। एक टूटे पत्ते की भांति रह गया था मैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के हाथों की कठपुतली था। फिर मेरी सुषमा के साथ शादी हो गई थी। मैंने तो गुस्से में आकर बंटी और राजू को भी अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था, जबकि मेरे पिताजी ने अपने सारे दोस्तों को मेरी शादी में बुलाया था। आज वे बहुत खुश थे। आखिर आज उनकी तानाशाही की जीत जो हुई थी
बस यही सब सोचकर मेरा मन भर आया था। बहुत बड़ा आयोजन था मेरी शादी का। स्टेज पर सब लोग मुझे ढेर सारे उपहार दे रहे थे, लेकिन मैं मन ही मन उबल रहा था, क्योंकि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जो हो रही थी। सुषमा देखने में ठीक ठाक थी, लेकिन मेरे मन के मुताबिक नहीं थी। मैं अपने दोस्त बंटी की तरह लव मैरिज करना चाहता था, लेकिन मेरे बाबूजी इसके फेवर में नहीं थे। मुझे याद है जब मैं सुषमा के साथ बंटी की शादी में गया था, कितना खुश था बंटी। आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से ही तो शादी की थी। सच में कितना लकी था बंटी, जिसकी पसंद को उसके पिताजी ने दिल से स्वीकार किया था, जबकि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया था। बंटी ने जिसके साथ कॉलेज में टाइम स्पेंड किया, उसी के साथ फिर 7 फेरे लिए। वाकई बंटी को कितना अच्छा लगता होगा सोनिया को अपनी जीवन साथी के रूप में पाकर। अगर आपको अपना जीवन साथी समान सोच का मिले तो जिंदगी बेहद आसान हो जाती है। काश मेरे पिताजी भी स्वतंत्र ख्यालों के होते, तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। उसके बाद मेरी बंटी से कभी मुलाकात नहीं हुई। सच कहूं तो मैंने ही उसका फोन कभी रिसीव नहीं किया। आखिर कब तक मैं अपनी नाकामयाबी दूसरों को दिखाकर खुद को कमतर साबित करता रहता। अब तो जैसे मेरी कुछ भी करने की शक्ति ही समाप्त हो चुकी है। वैसे मेरी पत्नी सुषमा बहुत समझदार है, जो घर को बहुत अच्छे से संभालती है। मेरा बेटा मोनू भी पढ़ने में बहुत होशियार है। आज मेरे पास सब कुछ है, बढ़िया घर, बड़ी सी गाड़ी, समझदार पत्नी, प्यारा बेटा, बस नहीं है तो जीवन के प्रति कोई उत्साह। शुरू में सुषमा को मेरा ये स्वभाव अखरा था, लेकिन फिर उसने बीते समय के साथ अपने आप को ढाल लिया था, क्योंकि अब इसके सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। रात गहरी होने लगी थी। मैं कभी कभी तो ऑफिस में ही डिनर कर लिया करता हूँ, तो कभी घर जाकर खाना खाया करता हूँ। शुरू में तो सुषमा ने डिनर पर मेरा वेट किया, लेकिन अब वह भी खाना खाकर सो जाती है और मेरा खाना किचन में रख देती है। मेरा अगर मन करता है तो मैं खाना गर्म करके खा लेता हूँ, वरना फ्रिज में रख देता हूँ। और फिर सुषमा को तो सुबह मोनू के लिए जल्दी उठना भी पड़ता है। वैसे भी जिस रिश्ते को सिर्फ निभाने की कवायद हो, वहाँ इस तरह की बातें बहुत आम हैं। सर, आप ऑफिस में ही डिनर करेंगे या घर जाकर खाएंगे? अपने चपरासी की यह बात सुनकर मैं अतीत से वर्तमान में लौट आया था। तुम ऐसा करो कि ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोल दो, मैं आज घर जाकर ही खाना खाऊंगा। इतना कहकर मैं उठ खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं बाहर आया, वैसे ही एक परिचित आवाज ने मेरे बढ़ते कदमों को रोक दिया। यार मनोज, कैसा है तू? सामने बाइक पर मेरा पुराना दोस्त बंटी बैठा हुआ था। सब ठीक है, मैं बुझे हुए स्वर में बोला था। कितनी बार तुझे फोन मिलाया, लेकिन तू कॉल ही रिसीव नहीं करता था। बंटी के स्वर में शिकायत थी। सॉरी यार, बस कभी कभी काम में बहुत बिजी हो जाता हूँ। मैं अपनी सफाई में बोला। यार ऐसा भी क्या काम, कम से कम अपने यारों से तो मिलने का टाइम निकालना ही चाहिए। बंटी हंसते हुए बोला, चल मेरे घर चल, आज दोनों भाई मिलकर धमाल करेंगे। बंटी अपने पुराने अंदाज में आते हुए बोला, नहीं यार, फिर कभी मिलता हूँ। मैं उसे टालने के इरादे से बोला, नहीं आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मुश्किल से तो तू मेरे हाथ लगा है, आज तो तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं समझ चुका था कि अब बंटी मुझे छोड़ने वाला नहीं है, और फिर सच कहूँ तो मैं खुद भी उससे मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था। वैसे भी आज मैं उससे बहुत समय बाद मिल रहा था। फिर मैंने अपने ड्राइवर को मेरे पीछे आने का आदेश दिया और खुद बंटी की बाइक पर जाकर बैठ गया। इधर बंटी की मोटरसाइकिल ने रफ्तार पकड़ी तो उधर मेरा मन फिर से अशांत होने लगा। ना चाहते हुए भी मेरा अतीत मेरे वर्तमान पर भारी पड़ने लगा था। वह कॉलेज के बीते हुए दिन, कैंटीन की कटिंग चाय और एक ही ब्रेड पकोड़े से सभी दोस्तों का शेयर करना, कितनी खट्टी मीठी यादें अचानक ही मेरे मस्तिष्क में उभरने लगी थी। बंटी और राजू के साथ कभी कभी क्लास बंद करके पिक्चर देखना और फिर एक ही बाइक पर तीनों दोस्तों का बैठकर घर वापस आना। रास्ते में रुककर रोड साइड बन रही गर्मा गर्म नूडल्स का मजा लेना, या फिर रहीम चाचा के खेत में घुसकर आम तोड़ना। क्या सोच रहा है तू? बंटी ने मुझसे पूछा, तो मैं जवाब में धीरे से हंस दिया। अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तब राजू को भी बुला लेंगे। बंटी बाइक चलाते हुए बोला, तो आज उसे भी बुला लेते हैं। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया, नहीं यार, मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन उसकी आजकल नाइट शिफ्ट भी चल रही है। बंटी बाइक रोकते हुए बोला, आजकल बढ़ती महंगाई के कारण उसे डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। सच कहूं यार, बहुत अच्छा लग रहा है तेरी तरक्की देखकर। काश हमने भी तेरी तरह अपने करियर पर ध्यान दिया होता, तो आज हमारे पास भी इस बाइक की जगह अपनी बड़ी सी गाड़ी होती।
बंटी के मुंह से ये सब सुनकर मुझे समझ में ही नहीं आया था कि मैं रिएक्ट करूं तो कैसे। फिर मैं बंटी के साथ उसके घर चला गया था। उस समय उसके घर की जो हालत थी उसे देखकर मेरा मन अजीब सा हो गया। उसके दोनों बच्चे स्कूल ड्रेस में ही टीवी देख रहे थे और बंटी के घर की फुल टाइम मेड मजे से फोन पर किसी से बातें कर रही थी। क्या हुआ सावित्री, घर की हालत इतनी खराब क्यों है और इन दोनों ने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं चेंज की है? बंटी गुस्से से बोल पड़ा। बंटी को सामने देखकर सावित्री भी डर गई और बोली, साहब आजकल ये दोनों बहुत जिद्दी हो गए हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं कुछ भी कहूं तो ये लोग पलट कर जवाब देते हैं। फिर उसके दोनों बच्चे चुपचाप अंदर चले गए थे और सावित्री बिखरा हुआ घर ठीक करने लगी थी। अब इसे छोड़ो, बाद में ठीक कर लें। तुम ऐसा करो कि थोड़े से पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बना दो। साहब बेसन तो खत्म है और तेल भी थोड़ा ही है। मैंने मैडम को बोला था सामान लाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब से कहना। सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूं ना, बाहर कमाने भी जाऊं और घर का भी देखूं। सोनिया ने मुझे पागल समझ रखा है। यार सच में तू अक्लमंद निकला, जो इन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि इसे खुशी से ज्यादा गम मिलते हैं। सोनिया मुझे कितनी बार कहती है कि कम से कम एक सफाई वाली बाई का ही इंतजाम कर दो, लेकिन मैं ही चुप लगा जाता हूँ। आखिर एक बंदे की आमदनी में 2 हाउस हेल्प अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर सावित्री हमारे पास आए और चाय की ट्रे रखकर चली गई। चाय पीने के साथ साथ हमारी बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। सोनिया को तो दिन रात क्लब और किटी पार्टी में ही जाना याद रहता है। घर में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। वैसे यार, प्यार और आकर्षण में बहुत फर्क होता है। जहां एक और प्यार में अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश निरंतर जारी रहती है, वहां दूसरी ओर आकर्षण सिर्फ और सिर्फ छलावा होता है। तभी तो आकर्षण की बुनियाद पर टिके संबंध मजबूत नहीं होते हैं। सच कहूं तो मेरे मन में कितनी बार आया कि मैं सोनिया को तलाक दे दूं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप रह गया कि कम से कम अभी हम सब लोग साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन तलाक के बाद तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर और शुरू हो जाएंगे। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं केस लड़ने में अपनी सारी आमदनी खर्च कर दूं। अब भी सावित्री के सहारे घर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बच्चे आज डिनर में पिज्जा खाना चाहते हैं, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए भी ऑर्डर कर दूं। बंटी ने मुझसे पूछा तो मैं ना बोलकर बाहर निकल आया। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिया था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पिताजी बिल्कुल सही थे, जबकि मैं उन्हें हमेशा गलत समझता रहा। मेरे पिताजी कठोर जरूर थे, लेकिन उनकी कठोरता में भी मेरा हित छुपा हुआ था। उनकी सोच पुरानी जरूर थी, लेकिन आज के समय के हिसाब से भी सटीक थी। उनके आदर्श मौजूदा परिपाटी में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज मेरे पास धुआं उड़ाती मोटरसाइकिल की जगह अपनी 4 पहियों वाली गाड़ी है और सुषमा का सच्चा प्यार मेरे साथ है। तभी मैंने अचानक कुछ सोचा और ऑनलाइन जाकर लेटेस्ट पिक्चर की 2 टिकट खरीद ली और उसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने फैमिली ग्रुप पर सेंड कर दिया। कुछ देर तक तो कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे बेटे मोनू का मैसेज आया, क्या पापा आपने ये पिक्चर की 2 टिकट खरीदी है? हाँ, मैं और तेरी मम्मी आज कॉफी डेट पर जा रहे हैं। बढ़िया पिक्चर के साथ गर्मा गर्म कॉफी, सच में मजा आ जाएगा। लेकिन पापा मम्मी तो खाना खा चुकी है। मोनू का अगला मैसेज आया, तो क्या हुआ, कॉफी तो खाना खाने के बाद भी पी जा सकती है। मैं रास्ते में सिनेमा हॉल पर उतर जाऊंगा और ड्राइवर मम्मी को लेने आ जाएगा। इतना मैसेज करके मैंने अपना फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं और सुषमा एक बढ़िया रोमांटिक पिक्चर का मजा ले रहे थे। सुषमा को कॉफी देते वक्त जब मेरा हाथ अचानक उसकी उंगलियों से छू गया, तो ऐसा लगा मानो मेरे भीतर एक कट सा दौड़ गया हो। प्रेम की ऐसी अनोखी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। इश्क की तड़प किसे कहते हैं, इसका एहसास मुझे आज हो रहा था। इसलिए मेरा तो मूड अब पूरी तरह से रोमांटिक हो चुका था, लेकिन सुषमा के भीतर क्या चल रहा था, मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था। वैसे भी उसका मन पड़ने का हुनर मैंने अभी तक सीखा कहाँ था। मैंने अपनी तरफ से पहल कर दी थी, अब सुषमा का क्या रिएक्शन होगा ये देखना बाकी था। लेकिन फिर पिक्चर खत्म होने तक उसका हौले से मेरे कंधे पर अपना सिर रख देना दर्शा रहा था कि हम दोनों की कॉफी डेट शुरू हो चुकी